हेलो बच्चों, और कैसा बच्चे लोग? मस्त, मैं भी मस्त। चलिए यार, आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन फिर से सीखेंगे। इससे पहले भी तो यार हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सीखे थे। हाँ यार, बिल्कुल सीखे थे, लेकिन आज एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए नया होगा, और ये मेथड आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली। तो चलिए यार, आज हम ऐसा क्या बताने जा रहे हैं, आप लोग भी यार थोड़ा इच्छुक हो गए। कोई बात नहीं यार, हाँ एक चीज जान ले यार, इसमें आपका दिमाग कम खर्च होने वाली है, तो इसलिए हो सकता है यार आप लोग के लिए खुशखबरी है। तो चलिए यार देखते हैं अब आज हम किस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो चलो यार, आज का हेडिंग फिर से डाल लो, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होता है? जस्ट आपको यार दिमाग कम खर्च करना है, बस आपको ABCD एज्यूम कर लेना हर एक जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसके लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, FeCl3 पहला एग्जांपल है, प्लस MgO, इट गिव्स Fe2O3 प्लस MgO। ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले यार आप लोग क्या देखना होता है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। चेक करो और बताओ यार रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। Fe का इधर 1 एटम, यहाँ पे कितने एटम? 2 एटम, नॉट बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस इतना तो दिख गया। आप लोग यार पहले क्या करोगे, वीडियो पॉज करके आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने से। किस मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से, यानी जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको उसी मेथड से इस रिएक्शन को सॉल्व करना है। अब हम जो मेथड बताने जा रहे हैं आप लोग उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसके आगे ABCD लिख देना है, मतलब उसके कोएफिशिएंट को अज्यूम कर लेना। हाँ, यदि इससे ज्यादा यार और है तो यहाँ पे EFGH चलता जाएगा, वो आपके ऊपर है। चलो अब करना क्या, सबसे पहले तो आपको पहचानना है इस रिएक्शन में टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यार बताओ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एक तो हमें Fe दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। क्लोरीन दिख रहा है, आप लोग को भी यार दिख रहा होगा। मैग्नीशियम दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ऑक्सीजन दिख रहा है। अब बताया यार इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट है? सर आपने प्रोडक्ट में तो देखा ही नहीं। तो यार प्रोडक्ट में थोड़ी ना कोई नया आइटम एलिमेंट पैदा ले लेगा। जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में वही एलिमेंट इधर आएगा ना। तो इसीलिए मैंने रिएक्टेंट साइड केवल एलिमेंट को चेक किया, प्रोडक्ट साइड चेक नहीं किया, क्योंकि जो जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट इधर आने वाले, कोई नया एलिमेंट तो नहीं टपक जाएगा। ठीक है, चल Fe के इधर कितने एटम्स? अब देखो मैंने A मान लिया इसका कोएफिशिएंट को, इसका कोएफिशिएंट को B, इसका कोएफिशिएंट को C, इसका, यानी आपको हर रिएक्शन में ही चीज करना है, यानी हर रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेना है। मैंने ABCD एज्यूम कर लिया, आपके जो मन है वो एज्यूम कर लो। चलो यहाँ पे Fe के कितने एटम है समझना, कितने एटम है? यहाँ पे 1 into A। अब Fe खोजो, और कहाँ? रिएक्टेंट साइड में है क्या? नहीं, खत्म कहानी। प्रोडक्ट में आ जाओ, कितने हो गए? Fe का 2, लेकिन यहाँ पे C से मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ Fe एटम कितना हो गया? 2C हो गया। और Fe का क्या प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार, बात खत्म करो। तो इस तरह से A = 2C, यानी हमारे लिए आयरन के लिए एक इक्वेशन बन गया। ठीक, क्लोरीन के लिए चेक करते हैं। क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड कितना एटम है? ये देखो 3, यहाँ पे A है तो 3 है। रिएक्टेंट में और कहीं क्लोरीन नहीं है तो बस 3 है। यदि मान ले होता तो फिर हम यहाँ पे प्लस करके कुछ लिख देते, फिर इक्वल टू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलो यार 3A = अब करेंगे। प्रोडक्ट साइड कितना है? Cl दिख रहा है, Cl, अरे यार यहाँ पे Cl गायब हो गया, यहाँ पे MgCl2 आएगा। ओके, थोड़ा गलती हो गया था, होता है। तो यहाँ पे यार Cl रिएक्टेंट साइड में कितना? 3 है। प्रोडक्ट साइड में Cl कितना है? 2D है। कोई दिक्कत? देख ले यार, Cl के 2 एटम, लेकिन D से मल्टीप्लाई है तो 2D हो जाएगा। ये सब यार आपको बेसिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर में आपने को बताया, तो आप जाके वहां देख लेंगे। अच्छा, और भी Cl कहीं लगा हुआ दिख रहा है क्या? कहीं नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं, टेंशन खत्म। Mg के लिए आ जाओ। Mg का रिएक्टेंट में कहा दिख, यहाँ कितना Mg है? 1 into B। और रिएक्टेंट में कहीं Mg है, चेक कर लेना यार। पता चला यहाँ का Mg तो लिखे और इधर उधर कहीं Mg है उसको मैंने छोड़ दिया, ऐसा काम आपको नहीं करना है। प्रोडक्ट साइड में आ जाओ। Mg यहाँ पे दिख रहा है, कितना Mg दिख रहा है? D, तो यहाँ पे ओनली D। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन पे आ जाओ। पहले ऑक्सीजन को लेफ्ट में देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना? 1 into B, कितना B। क्लियर? प्रोडक्ट में देखो कितना? 3 into C, 3C। और कहीं कोई ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। चल अब हमें आगे क्या करना है? अब आप कहो कि यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यही है ना? क्या करना है? ABCD 4 कोएफिशिएंट हमने माना, ABCD, और हमारे पास 4 इक्वेशन बन गए। कितने इक्वेशन? 4 इक्वेशन, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन। ठीक, 4 इक्वेशन, 4 एलिमेंट थे। जितना एलिमेंट आएगा उतना इक्वेशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन मिल गए। अब
करना क्या है, ए बी सी डी, ये 4 वेरिएबल है ना, ए बी सी डी, आपको ये ए बी सी डी 4 वेरिएबल को कैलकुलेट करना है। तो करना क्या है आपको, इसमें से आप किसी एक को 1 मान लोगे, ए बी सी या डी में से किसी एक को आपको 1 मानना है। अब किसको 1 मानेंगे इस चीज को आप समझ लो, केवल ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, इसमें से किसी एक को 1 मानना है, एज्यूम कर लेना है 1 अपने आप से। लेकिन एज्यूम किसको हम 1 करेंगे, तो जो भी ज्यादा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में वो चीज अपीयर हो, कौन सा वेरिएबल हो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशन में दिख रहा है आपको। एक यदि मैं बात करूं, एक इस वाले इक्वेशन में तो है, ए इस वाले भी इक्वेशन में है, 2 इक्वेशन, ए यहां है नहीं, यहां ए है नहीं, तो ए जो है वो 2 इक्वेशन में अपीयर हुआ, एक तो यहां और एक यहां। चलो चेक करते हैं कोई और दूसरा वेरिएबल जो एक से ज्यादा इक्वेशन में आ रहा, सी कितने इक्वेशन में, इसको चेक करते हैं। सी केवल इस इक्वेशन में दिखा, यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां। सी भी 2 इक्वेशन में है। चलो यार, ए भी 2 इक्वेशन में है, सी भी 2 इक्वेशन में। डी को चेक करते हैं, डी कितने इक्वेशन में, एक तो यहां दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है। अगेन डी भी 2 इक्वेशन में है। फिर क्या बचता है, बी कितने इक्वेशन में, एक यहां और एक यहां, बी भी 2 इक्वेशन में। यार यहां तो सबको 2 इक्वेशन में है। ए भी 2 इक्वेशन में प्रेजेंट था, बी भी 2 इक्वेशन में प्रेजेंट है, सी भी 2 इक्वेशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट, और डी भी 2 इक्वेशन में प्रेजेंट है, सेकंड एंड थर्ड। तो सभी यार 2 इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो अब सर हम ऐसे में क्या करें, तो यार कुछ नहीं करना आपको, फिर ए बी सी डी में जिसको 1 मानना है मान लो, लेकिन किसी एक को, यार सबको मत मान लेना, ठीक है ना, फिर काम बिगड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए को अपने मन से 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये अपने तरफ से ए को 1 मान लो, ये लेट कर लो। यदि ए को 1 मान लिया जाए, अब आपको ए को 1 जब मान लिया तो आपको बाकी का वैल्यू कैलकुलेट करना सिंपल मैथमेटिक्स लगा के, इसमें दिमाग का जरूरत नहीं लगने वाला आपका। ठीक, चल यार देखते हैं, ए को मैंने 1 माना, यदि ए को 1 माना तो बताओ यार सी का वैल्यू नहीं निकल आएगा, सी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। सी का वैल्यू 1/2 आ गया, और ए का वैल्यू 1/, तो 2 वैल्यू हमको पता चल चुका, एक ए का 1 और सी का वैल्यू हाफ, ये 2 चीज पता चल चुका। यहाँ से 3 इंटू ए का वैल्यू कितना मान चुके, 1, डी का वैल्यू नहीं निकल आएगा, डी इक्वल टू कितना बोलेंगे, 3/2। तो ए का निकल आया, सी का निकल आया, डी का भी वैल्यू निकल आया, बी का निकालना है, बी इक्वल टू क्या है, डी, डी का है तो कितना, डी ऑलरेडी हम निकाल चुके ना, 3/2 पुट कर दो, बी का भी वैल्यू निकल आया। फिर इधर देखने का जरूरत है नहीं, ऑलरेडी बी और सी हम लोग निकाल के बैठे हुए, देख लो यार, बी का वैल्यू 3/2, सी का वैल्यू 1/2 निकल चुका ना। चेक करना चाहते हो यार जो निकाले वो सही है नहीं, कर ले यार, बी का वैल्यू कितना आया था, बी का वैल्यू कितना है, 3/2 आया ना, सी का वैल्यू कितना था, सी का वैल्यू 1/2, दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना। तो इसीलिए अब चेक करने की जरूरत नहीं, बस आपको चारों वैल्यू किसी ना किसी तरह से निकालना है। तो हमें अब चारों वैल्यू मिल गया, ए बी सी डी। अब करना क्या है, आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है ना उसमें आपको सब्स्टिट्यूट कर देना इस वैल्यू को। ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ ए की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1, फिर बी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बताओ यार बताओ, 3/2। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, नहीं समझ आया तो यार फिर से एक बार वीडियो रिप्ले करके देख लेना, आपको हर बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे और भी 2-4 एग्जांपल और करेंगे तो यार पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आप लोग को। यहाँ पे सी का कोफिशिएंट क्या था, 1/2, यहाँ पे लिखो 1/2, और डी का कोफिशिएंट क्या था, डी का कोफिशिएंट देख लो 3/2, तो यहाँ पे 3/2। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो यार, दिख रहा होगा यार, यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट होता है वो सिंपल रेशियो में होना चाहिए। किस रेशियो में, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो हमें फ्रैक्शन हटाना है, तो फ्रैक्शन कैसे हटाया जाए, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना है, जो भी आपको डिनोमिनेटर में जो टर्म दिख रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका आप एलसीएम ले लो और उस एलसीएम को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। हर रिएक्शन में क्या करो, हर रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। अपने एलसीएम निकालने आता है ना, नहीं भी निकालने आता है यार छोड़ दे, कोई बात नहीं, रहने दे, आप बस दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेकिन एलसीएम नहीं निकालना है थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे कौन सा नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कि 0 नीचे वाला डिनोमिनेटर गायब हो जाए, तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखो तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी डिनोमिनेटर क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यार, यहाँ पे देखो ये गलती हो जाता है, 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि 2 को हमने केवल इस वाले में और इस वाले में मल्टीप्लाई किया, इस वाले में छोड़ दिया, नहीं, ये गलती मत करना यार। मैथमेटिक्स में देखते हो ना, कोई इक्वेशन में यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह से a गिव्स 2b + c, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये इक्वेशन 3a गिव्स 6b + 3c ऐसा हो जाता है, समझे ना। तो जब भी कोई किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो आपको हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना उस नंबर से, इस चीज को भूलना मत यार तुम लोग। तो
अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में, हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगा। चलो यार जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए 2 2 उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। फाइनल इक्वेशन क्या मिला यार बताओ। तो अब यहाँ पे देखो यार मैं सब कुछ इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग यार नोट्स में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कर लेना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ और आप लोग भी यार खुद से कर लोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत जाएगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है 3, समझ में आया। अब फाइनली क्या करना है, फाइनली चेक कर लेना, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में यार आप एक बार फाइनली चेक जरूर कर लेना, हो सकता है यार गलती हो गई हो कहीं, तो चेक करने से क्या होता है वो 100% कंफर्म हो जाता है कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। फाइनली चेक कैसे करेंगे, चेक करो यार बैलेंस है कि नहीं। आयरन के कितने आइटम हो चुके हैं 2, बता चुके ना कैसे काउंट करते हैं। आयरन के 2, इधर भी आयरन के कितने 2, क्लियर है यार। Cl के कितने 2 3 जा 6, Cl के कितने 3 2 जा 6, मैग्नीशियम के कितने 3, मैग्नीशियम के कितने 3, ऑक्सीजन के कितने 3, ऑक्सीजन के कितने 3। हो गया बैलेंस, समझ में आया। चलो यार ये तो आप लोगों को समझ में आया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक। चलो ऐसे मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो यार आपके सामने ये है Li प्लस H3PO4। H3PO4 का नाम याद है, बताया था बेसिक लेक्चर में, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नहीं भी पता कोई बात नहीं है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा H2 प्लस Li3PO4 बनेगा। अभी आपको ये मतलब नहीं प्रोडक्ट कैसे बन रहा नहीं बन रहा उससे यार कोई मतलब नहीं है, अभी बस आपको बैलेंसिंग सीखना है, ठीक है। चल तो यहाँ पे Li प्लस H3O4 इट गिव्स H2 प्लस Li3PO4। सबसे पहले तो यार आपको देखना है कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड में चेक कर लो या प्रोडक्ट साइड में चेक कर लो, कहीं एक जगह चेक कर लो, हर दोनों साइड चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो एलिमेंट हमें लिथियम दिखा, फिर हाइड्रोजन दिखा, फिर फास्फोरस दिखा, फिर ऑक्सीजन दिखा। जो जो एलिमेंट दिख रहा उसको आप अलग से लिख लो। और क्या करना है यार आखिर में इसके आगे ABCD लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यार बहुत अच्छी बात है। लिथियम में कितने आइटम्स दिख रहे हैं A, रिएक्टेंट साइड में A आया, प्रोडक्ट साइड में चेक करिए, चेक कर कितने आइटम है D, इधर 3 इंटू D 3D, तो यहाँ से A इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा 3D, ठीक है ना। हाइड्रोजन का चेक कर 3B इधर साइड, और हाइड्रोजन इधर कहीं है कि नहीं है एक बार चेक जरूर कर लेना। पता चला यहाँ पे 3B दिख रहा है, 3B इक्वल टू लिख के आगे बढ़ गए, और पता चला इधर भी कहीं हाइड्रोजन प्रेजेंट था, चेक कर ले इधर कोई हाइड्रोजन तो नहीं, केवल यहीं पे हाइड्रोजन है, तो ठीक है यार 3B लिखेंगे। इस प्रोडक्ट साइड में 2C, मतलब रिएक्टेंट के हाइड्रोजन और प्रोडक्ट के हाइड्रोजन को हम इक्वल कर रहे हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट के लिथियम प्रोडक्ट के लिथियम को क्या कर रहा हूं मैं बराबर कर रहा हूं, ये कहना चाह रहा, ठीक है ना। मतलब जितने भी रिएक्टेंट साइड में आइटम है, प्रोडक्ट साइड में जितने भी आइटम्स उसको आपको इक्वेट कर देना, दैट्स इट। फास्फोरस को काउंट करो, B यहाँ पे 1 ही है ना, 1 इंटू B रह जाएगा, और तो रिएक्टेंट में कहीं फास्फोरस दिख नहीं रहा। इधर में आ जाओ D, यहाँ पे भी 1, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 4 इंटू B 4B, प्रोडक्ट में कितना है 4 इंटू D 4D, कोई दिक्कत नहीं ना। चल अब आपको यार क्या करना है, आपको देखना है वो वेरिएबल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशन में दिख रहा है। चलो यार A हमें कितने इक्वेशन में दिख रहा है, पहले देखो A एक इस इक्वेशन में दिखा, देखिए जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन बनेगा, बताए थे ना। यहाँ पे देख 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट, तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, वेरिएबल भी 4 आएगा ABCD, ठीक, और इक्वेशन भी 4 1 2 3 4, ये चीज को ध्यान में रखना। अब A हम कितने इक्वेशन में दिख रहा है, एक तो इस इक्वेशन में A दिखा और कहीं भी नहीं दिखा, केवल इस वाले इक्वेशन में दिखा। चलो यार A एक इक्वेशन में दिखा, D कितने इक्वेशन में दिख रहा है चेक करते हैं। D एक तो इस इक्वेशन में D आया, 2 इक्वेशन हो गया, D 2 इक्वेशन में आया, यहां भी आ गया यार, कितने इक्वेशन हो गया 3 इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 D 3 इक्वेशन में आ गया। और चेक करना है B एक जगह 2 जगह, B भी 3 इक्वेशन में आ गया। C चेक करना है, C एक इक्वेशन, C एक इक्वेशन में, तो इस तरह से B भी 3 इक्वेशन में आ रहा है और D भी 3 इक्वेशन में आ रहा है। तो जिसको भी अब देखिए जो ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन में अपेयर हो रहा है, दिख रहा है, उसी को आपको 1 मानना है। तो B और D में 3 इक्वेशन में आ रहा है, तो उसको आप 1 मान लो। तो मैं चलो लेट B को 1 मान लेता हूँ, D को भी 1 मान सकते हैं यार, मानने का जिसको मानना है मान लो दोनों में से। तो मैंने B को 1 मान लिया। अब B को यदि 1 मानेंगे तो सबसे पहले मैं
यहाँ पे देखो बी को 1 माना ना, तो वो यहाँ से तो ए और डी है, ये वाला काम नहीं करेगा अपना। इस वाले इक्वेशन में सी का वैल्यू निकाल सकते हैं बी का वैल्यू रख के। बी का वैल्यू 1 है ना, 1 रखा मैंने, तो जैसे ही 1 रखा बी की जगह पे देखो तो सी इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। सी निकल चुका, बी भी एक हमें पता ही है बोल सकते हैं, और बी इक्वल टू डी है, तो बी इक्वल टू डी का मतलब क्या हो गया, बी 1 है तो डी भी कितना हो गया, 1 हो गया। यानी हमें बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हमें ए निकालना, ए कैसे निकाला जाए, तो ए यहाँ से निकाल लेते हैं यार। ए इक्वल टू 3d है ना, तो ए इक्वल टू 3 इंटू डी, डी कितना 1, तो 3 इंटू 1, ए इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। बता यार, बी 1 पता चल गया, ए 3 है, सी 3/2 है, डी 1 है, सबका सब चारों वैल्यू पता चल गया। क्या करना है, ए बी सी डी की जगह पे पुट कर देना है, हो गया काम। यदि फ्रैक्शन में तो उसको फ्रैक्शन को हटा देना है अपने को। ए का वैल्यू कितना, अब देखो यार तुम लोग को इतना बच्चों की तरह बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। तुम लोग को यदि समझ में आ रहा तो तुम लोग डायरेक्ट धड़ाधड़ करते चलना, ठीक है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट में एक बार चेक कर लेना बैलेंस करने के बाद कि यार रिएक्शन बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी के जगह पे कितना 1, सी के जगह पे कितना 3/2, डी के जगह पे कितना 1। क्या ये रिएक्शन ऑफ फाइनल बैलेंस रिएक्शन है, नहीं। बैलेंस रिएक्शन है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन आपको क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है रिएक्शन को। सिंपलेस्ट रेशियो को मतलब 3/2 फ्रैक्शन दिख गया ना, फ्रैक्शन को हटाना है। इस फ्रैक्शन और एक ही जगह फ्रैक्शन है, यहाँ तो कहीं तो नहीं है, क्यों, यहीं पे फ्रैक्शन है। तो ये वाला फ्रैक्शन को सोचो क्या से मल्टीप्लाई करें कि नीचे का डिनोमिनेटर गायब हो जाए। क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाला गायब हो जाएगा। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 जा कितना हो चुका 6, ये 1 इंटू 2 कितना हो चुका 2, ये कितना हो चुका 3, और ये कितना हो चुका 2। अब क्या करना, हो चुका यार हमारा काम। एक चीज यार तुम लोग गलती से भी मत करना, गलती से भी मत करना यार। पता चला यहाँ पे केवल हमें फ्रैक्शन दिख रहा था 3/2, तो हम यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन हो गया गायब। ऐसा गलती मत करना, यहाँ का फ्रैक्शन हटाना तो है, लेकिन जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो हर एक में मल्टीप्लाई होगा। हाँ भले हो सकता है यार ये तो फ्रैक्शन में था ही नहीं, हम इसमें कहीं से मल्टीप्लाई, नहीं, उसमें भी मल्टीप्लाई करना, सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। तो चलो यार, तो इस तरह से हमारा काम हो गया। अब एक बार लास्टली चेक कर लो, लिथियम 6, लिथियम 2 इंटू 3 6 हो गया बराबर, हाइड्रोजन 2 3 6, हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया बराबर, फास्फोरस 2 हो गया बराबर, ऑक्सीजन 4 2 8, ऑक्सीजन 2 4 8 हो गया बैलेंस। चल यार, तो इस तरह से ये रिएक्शन भी हमने बैलेंस कर लिया। तो उम्मीद है यार ये रिएक्शन तुम लोग खुद से सॉल्व कर लिए होगे, इसलिए अब जितना भी मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग यार खुद से करना है, ठीक है ना। तो चलो यार मैं थर्ड रिएक्शन पे आता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो। थर्ड रिएक्शन, ZnS plus O2 it gives ZnO plus SO2, ठीक। चलो यार सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट डाल देना A B C D। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जिंक जो एलिमेंट दिख रहा है लिखते चलो, जिंक और क्या, सल्फर और क्या, ऑक्सीजन, बस 3 ही एलिमेंट है। कोई बात नहीं यार, 3 ही एलिमेंट रखो। जिंक को ए मान लेते हैं, ए रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना दिख रहा है ए, और कोई दिख रहा नहीं। प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, प्रोडक्ट साइड में जिंक कितना सी, और भी प्रोडक्ट साइड में जिंक कहीं दिख रहा नहीं। चलो यार छोड़ो, काम खत्म। सल्फर पे आओ, सल्फर यहाँ कितना ए 1 ही है ना, तो 1 इंटू ए, और सल्फर तो कहीं नहीं है, इधर में आओ, डी इंटू 1 डी। ए इक्वल टू डी क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हो ना, यहाँ पे सल्फर का 1 है और डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ए इक्वल टू डी। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन कितना है 2b, रिएक्टेंट साइड में तो और ऑक्सीजन है ही नहीं। प्रोडक्ट साइड में हाँ, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं सी और इधर 1 इंटू सी कितना सी। अब देखिए 2b इक्वल टू सी लिखकर छोड़ देंगे, ऐसे यदि करोगे तो हो जाएगा गलत। क्यों, ऑक्सीजन इधर भी तो दिख रहा है, यदि इधर भी दिख रहा है तो इसको भी यहाँ पे लिखने का जरूरत है, समझे। तो यहाँ पे सी पे लिख के छोड़ेंगे नहीं, फिर यहाँ पे भी 2d, मतलब ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड। समझ रहे हो, मतलब ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितना था 2b,
प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आइटम कितना है C, और इधर कितना है 2D, तो इसीलिए C + 2D। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड कितना बोलेंगे, C यहाँ से 2D यहाँ से, C + 2D हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं C + 2D लिखूंगा। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन केवल यहाँ दिख रहा था, इसलिए ओनली 2B लिखूंगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है यार, किसी एक को 1 मान लेना है, बाकी आपको वैल्यू निकाल लेना है। समझ रहे हो? तुम लोग होशियार बच्चे, तुम लोग को समझ में आ ही रही होगी तुरंत। चल किसको माना जाए, A यहाँ भी दिख रहा है, A यहाँ भी दिख रहा है, A 2 जगह दिखा, C एक जगह दिख रहा है, और यहाँ C भी 2 जगह दिखा, D अच्छा यहाँ पे A B C D, अच्छा D एक जगह और 2 जगह दिखा। ठीक है, जिसको मानना मान ले, तो मैं A को मान लेता हूँ, ठीक है ना। A भी 2 जगह दिख रहा था यार, C भी 2 जगह दिखा, D भी 2 जगह दिखा, B केवल 1 जगह दिखा। तो जो 2 जगह दिख रहा है उसमें से किसी एक को 1 मान लो, तो मैंने A को 1 मान लिया। A को यदि 1 मान लिया तो बताओ यार C का भी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। एक जगह पे 1 रखो, 1 जैसे रखो तो C = क्या बन चुका, 1 बन चुका है ना। चलिए यार फिर से यहाँ से A को 1 रखेंगे तो D का वैल्यू कितना आ गया बताओ यार, D का वैल्यू क्या आ गया 1। कोई दिक्कत, A भी 1, C भी 1, D भी 1। अब बच गया यार B, 2B = C। C का वैल्यू कितना रखना था, C का वैल्यू 1, D का वैल्यू कितना रखना था 1, तो 2 × 1। 2B = कितना आ चुका, 2 + 1 3, तो B = कितना आ चुका। कोई दिक्कत? तो इस तरह से A का 1, C का 1, D का 1, B का वैल्यू 3/2 आया। अब क्या करना है यार, आप लोग समझ रहे हो क्या करना है। चलो यार यहाँ रखो, A की जगह पे 1, B की जगह पे कितना रखना है बच्चों 3/2, C की जगह पे बताओ बच्चों 1, D की जगह पे बताओ बच्चों 1। क्या फ्रैक्शन बैलेंस कह देंगे? नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा। सिंपल करने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। कहाँ, हर एक टर्म में, जिससे कि ये वाला 2 जो नीचे वाला है ना वो गायब हो जाए, छू मंतर हो जाए। तो ये हो गया 1 × 2 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना, यहाँ से 2। अब फाइनली क्या करना है, चेक कर लेना है रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, चेक करो। 2 जिंक, इधर भी कितना जिंक, 2 जिंक, हो गया काम। सल्फर 2 सल्फर, इधर चेक करो 2 सल्फर। ऑक्सीजन 3 × 2 = 6, इधर चेक करो 2 और 2 2। ऐसा मत बोलना कि यार यहाँ पे 3 × 2 = 6, अरे यहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन हो रहा है यार, क्या होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 ऑक्सीजन, 4 + 2 6 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में भी 6 ऑक्सीजन। इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम को चेक करना होता है। ठीक, ये सब छोटी छोटी आपको गलतियां नहीं करना। ऑलरेडी मैंने इस तरह का बहुत सारा आप लोग को पहले क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 ही हो रहा है ऑक्सीजन आइटम, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो इस तरह से हमारा हो गया रिएक्शन बैलेंस्ड। समझ में आया? अब तो यार उम्मीद है यार तुम लोग फाड़ दोगे, ठीक है ना। चलिए आपको मैं डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, और आप लोग यार खुद से एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना रहेगा। ठीक, चलो यार इसको अब मैं मिटा देता हूँ। चलो यार एक 4th क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसे, HCl + MnO2। इसको सॉल्व करो यार आप लोग खुद से। MnCl2 + Cl2 + H2, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको खुद से बैलेंस करना है। ठीक, वीडियो पॉज करो और खुद से बैलेंस करो। मैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है ना, मैं पॉज नहीं करने वाला। सबसे पहला काम क्या, A B C D, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, E भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हर एक का जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, हर एक के सामने एक कोफिशिएंट दिखना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है, चलो चेक करते हैं यार। इधर एक तो हाइड्रोजन दिखा, फिर Cl दिखा, फिर Mn दिखा, फिर क्या दिखा, O दिखा। और भी कुछ दिख रहा है क्या, कोई नया एलिमेंट दिख रहा है? नहीं, इतने सारे एलिमेंट है ना। चलिए H को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का H को इक्वल करते हैं। इधर H कितना, A, और कहीं A दिख रहा है? नहीं दिख रहा। प्रोडक्ट साइड में H खोजो 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 खोजो, 2E दिख गया। चलिए यहाँ पे हो गया 2E। Cl चेक करते हैं, Cl कितना हो चुका, A, और Cl कहीं नहीं। प्रोडक्ट साइड में Cl कितना, यहाँ से दिख रहा है 2C। अब देख रहे हैं यहाँ पे गलती मत करना, 2C, और यहाँ पे कितना 2D दिख गया ना, 2D और यहाँ पे 2C, तो टोटल कितना हो गया Cl, 2C + 2D। क्लियर है ना, क्लियर। ध्यान से यार तुम लोग एकदम ध्यान से देखना, पहले तो यार खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मेरे आंसर पे आना। Mn कितना, इधर देख B, और कहीं कुछ नहीं। इधर Mn कितना, Cm, और Mn कितना, बस C। B = C हो गया, और तो कुछ नहीं है। चलिए ऑक्सीजन पे आओ। इधर कितना, 2 × B, समझ में आ रहा है ना, 2 × और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए यार आगे देख, उधर कितना ऑक्सीजन, E,
यहाँ पे 1 ही है ना, 1 इंटू ई रह जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गया। क्या करना है अब आपके आगे देखना है यार, कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस में दिख रहा है। तो देखते हैं यार, ए यहाँ भी दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है, ए 2 जगह दिखा, ई कितने जगह दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है और यहाँ ई भी 2 जगह दिखा, सी यहाँ दिख रहा है, यहाँ सी भी 2 जगह दिखा, डी इस वाले इक्वेशन में दिख रहा है, बस डी एक ही जगह, ई तो 2 इक्वेशन में दिखा। तो इस तरह से ए भी 2 इक्वेशन में दिख रहा है, सी भी 2 इक्वेशन में दिख रहा है। किसी एक को क्या करना है आपको, 1 मान लेना है तीनों में से। तो चल यार मैं लेट करता हूँ, ए को 1 मान लेता हूँ। ठीक, ए को यदि मैं 1 मान लूँ तो यार खुद से बताओ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 ई का वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। चल ई आ गया यहाँ से। तो चलो यार देखिए, अब हम डायरेक्ट इसमें सोचेंगे यार B = C, इसमें तो हमको पता ही नहीं यार, A का वैल्यू और E का वैल्यू हमें पता चला, हम इसमें B और C कैसे निकालें। तो इसीलिए अभी इस पे नहीं जाना है। अभी हम लोग A और E अभी हमें पता है ना, क्या हम इसमें से C और D का वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हमें A का वैल्यू तो पता है, C और D में से कुछ भी नहीं पता है ना। तो इस वाले में भी अभी हम नहीं निकाल सकते। तो जब A निकाल लेंगे, E निकाल लेंगे, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि E हमें पता है ना, E का वैल्यू कितना है 1/2। यदि E का वैल्यू 1/2 है तो B का वैल्यू कितना आ गया 1/4। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको एक एक करके ये वैल्यू निकाल लिए उसके बाद हमको इसमें ही आना है, उसके बाद हमको इसमें आना है, उसके ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से आप यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको पहले कौन सा वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम यदि चाहते कि यार हमको A हमारा पता चल गया 1 और हम चाहते भाई C और D का वैल्यू निकालना, लेकिन यार C तो हमें पता नहीं, D तो हमें पता नहीं, तो इसलिए इसको अभी लगाने की जरूरत नहीं है। पहले चेक करना यार कहाँ से हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए यार, हमको E का वैल्यू पता चल चुका 1/2, E का वैल्यू 1/2 पुट किया, जैसे पुट किया B का वैल्यू आ गया। अब आप आगे बढ़ो ना। अब हम फिर इस पे अभी भी नहीं आ सकते। इस पे यदि हम अभी फिर से आने की कोशिश करेंगे तो यार C और D हमें पता नहीं है, तो इसलिए अभी हम इस पे नहीं आ सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। B कैसे निकालेगा 1/4, तो C भी कितना आ गया 1/4। समझ में आया? C 1/4 कैसा है, ये 1/4 है। अब C आ गया, A भी हमें पता है, C भी पता है, केवल बच के आ गया D। क्या नहीं निकल जाएगा? D निकल जाएगा ना। चल पुट कर यार, A = 2 × C का है तो 1/4, 2 × D, D पता है यार कितना है, D तो निकालना है ना। और 1 = ये काट दिया 1/2 + 2D, या 1/2 को इधर लिया, 1/2 = 2D। तो यहाँ से D = कितना आ जाएगा 1/4। अब बता यार क्या नहीं पता, A पता चल गया 1, E का वैल्यू पता चल गया, D का वैल्यू, C का वैल्यू, B का सब वैल्यू पता चल गया। अब क्या करना, पुट करो यार, आ जाएगा। चलिए यार अब देखिए मैं पुट करता हूँ। A की जगह पे कितना 1, B की जगह पे कितना, बता यार तुम लोग 1/4, C की जगह पे कितना 1/4, यार सब 1/4 ही आ रहा है। D भी 1/4 हुआ और E का वैल्यू कितना आया, E का वैल्यू 1/2 यार, ये 1/2 आया। अब क्या करना है यार तुम लोग, अब बताओ आगे, अब मैंने बताऊंगा। 1, 1/4, 1/4, 1/2, हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना है ना। फ्रैक्शन कैसे हटेगा, तो यार कोई एक नंबर, एक तो यार 2 तरीका आपके पास, डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब आपको डिनोमिनेटर 2 दिखा, 4 दिखा, 4 दिखा, 4 दिखा। अब इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। यदि एलसीएम नहीं लेने आता है तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो ऊपर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि जिससे नीचे का डिनोमिनेटर छूमंतर हो जाए। सोचो यार जरा, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करे जिससे कि नीचे का डिनोमिनेटर गायब हो जाए। तो यार 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखना यार कैसे यूं ही छूमंतर हो जाता है सारा का सारा। यहाँ पे 1 × 4 कर देते हैं, देखिए 4 4 उड़ गया, इसको ही मल्टीप्लाई, ये भी उड़ गया, ये भी मल्टीप्लाई करा, उड़ गया नीचे का। और यहाँ पे भी यदि हम मल्टीप्लाई कर देना तो ये भी उड़ गया, देख उड़ गया ना। तो इस तरह से यार बता फाइनल आंसर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 उड़ गया, क्या बचा 1। मैं देखिए यहीं पे एडिटिंग कर रहा हूँ, तुम लोग यार कॉपी में ये सब नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बोर्ड में। तो तुम लोग फाइनल आंसर एक बार लिखना। यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे भी कितना बचा, सही है ना यार, हाँ। और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है ओनली। अब चलिए यार हो गया फ्रैक्शन, देखो तो सबका सब हट गया ना। मेन हमारा पर्पस है लास्टली फ्रैक्शन हटाना। तो फ्रैक्शन कैसे हटाना समझ में आ रहा है ना। बस आपको कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि सारा का फ्रैक्शन हट जाए। अब ऐसा मत कर देना, यहाँ पे 1/4 था, वहाँ पे 1/2 था, तो एक को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब बेवकूफ़ी मत करना यार, जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई होता है, ठीक। हाँ तो चलिए यार
अब चेक कर लेता, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया 4, हाइड्रोजन इधर भी दिख रहा है 4, क्लियर। क्लोरीन इधर 4 दिख रहा है, क्लोरीन इधर चेक करो 2, अब यार 2 ही आ रही, क्या हो गया यार, हाँ इधर भी है ना 2 और 2 4, उधर भी क्लोरीन कितना आ रहा था 4, बराबर है क्लोरीन भी। Mn का वैल्यू 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, इधर भी देख लिया, हो गया, समझ में आया। देख रहे हो ना, इसमें दिमाग कम लगाने के, करना क्या है आपको, हर एक वैल्यू को हर एक रेक्टेंगल प्रोडक्ट के सामने ABCDEFGH लिख देना है, उसका जितने एलिमेंट्स उतने इक्वेशन आपको बना डालना है, उसके बाद किसी एक वैल्यू को 1 मान लेना है, फिर उसके हेल्प से आपको बाकी सभी वैल्यू को डिटरमाइन करना है, फिर आपको इक्वेशन में पुट करना है, उसके बाद फ्रैक्शन लास्टली हटा देना है। फ्रैक्शन कैसे हटाना, तो सभी डिनोमिनेटर वाले टर्म का एलसीएम लेकर। और यदि इतना नहीं समझ आता तो सिंपली ज़्यादा इजी तो रहेगा, कोई नंबर एक से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि नीचे का फ्रैक्शन गायब हो जाए, ठीक, उतना तो सोच सकते हैं ना। जैसे अभी 2 और 4 था, 2 और 4 यदि हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 4 वाला भी हट जाएगा, 2 वाला भी हट जाएगा, कितना अच्छी बात है। तो इस तरह से हो गया गायब। हाँ, एक और चीज़ यार, कभी कभी क्या होता है, कोई रिएक्शन आपको इस तरह से दिख सकता है, मान लो यहाँ पे 8, ठीक है ना, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 8 दिख गया, ये 4 था ना, यहाँ पे मान लो 8 दिख गया, यहाँ पे 4 दिख गया, तो यदि कभी भी ऐसा कोई नंबर दिख जाए जो कि आपस में कट रहा हो, जैसे कहने का मतलब ये, जैसे H2 + O2 2H2O, ये रिएक्शन है, आपको बहुत बार रिएक्शन हो सकता है ऐसा भी दिख जाए, तो आप इस तरह के रिएक्शन को यूं ही नहीं छोड़ दोगे। यहां पे देखो यार, देख रहे हो कि यार यहाँ तो फ्रैक्शन भी नहीं है, सिंपलेस्ट रेशियो 4:4 आ गया, आप लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते। यदि कोई रिएक्शन दिख रहा है ऐसा, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, इस पूरे रिएक्शन को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो तो अब जाके और ये सिंपल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो तो 2 2s 4, 2 1s 2, 2 2s 4, मतलब अब ये वाला रिएक्शन फिर से ही बन चुका है। मतलब यदि कोई ऐसा वैल्यू है जो कट जाएगा किसी एक कॉमन नंबर से, जैसे यहाँ पे 2 से कट रहा था ना, हर एक वैल्यू कॉमन नंबर से कट गया, अब कटने के बाद देखो ये जो आया 2 1 और 2, यहाँ पे 1 है, 2 1 2, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो में, तो इसीलिए हमेशा आपको क्या करना है, जो रिएक्शन लिखना है वो सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब वो फर्दर कटे ना किसी से, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो 2 1 2, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो में तुम किसी भी नंबर से काट नहीं सकते हो इसको। लेकिन जब यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 था, तो 2 से कट रहा था तो हम काट के इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हो सकता है कभी बार केमिकल रिएक्शन सिंपलेस्ट रेशियो में ना दिया हो, यदि केमिकल रिएक्शन सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं दिया है तो उसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करके आपको काटना पड़ेगा और उसको सिंपलेस्ट बनाना पड़ेगा, समझे। तो इस तरह से यार बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं शीट प्रोवाइड करा दूंगा, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है यार ये वाला पार्ट आपको बड़ा मजा आया होगा। तो चलो यार अब वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बाय बाय बच्चों।